मैं जैसे ही कोर्ट से बाहर निकली और किसी टैक्सी का इंतजार करने लगी कि तभी अचानक एक काले रंग की गाड़ी मेरे सामने से गुजरी और उसमें से एक कागज मेरे ऊपर जोर से आकर लगा और दूसरी तरफ गिर गया। वो गाड़ी आगे बढ़ गई। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा कि शायद किसी की शरारत है, इसीलिए मैंने उस कागज पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी कुछ दूर आगे बढ़कर वो गाड़ी वापस रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा जिसने काले रंग का मास्क अपने चेहरे पर चढ़ाया हुआ था। उसने मुझे अपनी उंगली से इशारा किया कि मैं उस कागज को उठाऊं। ये देखकर मेरी भौंहें चढ़ गईं। वो गाड़ी आगे बढ़ गई और मैंने तुरंत उस कागज को उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि अगर तुम पीछे नहीं हटी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए अपनी गवाही वापस ले लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने पढ़ते ही उस कागज को वापस से गुड़ी मुड़ी किया और जमीन पर फेंक दिया और सोचा, कौन सा नुकसान, कैसा परिवार जिनके बारे में ये मैसेज लिखा है? क्यों भला परिवार के नाम पर है ही कौन मेरा, जिसकी मैं कोई परवाह करूं। मैं इस धमकी पर ज्यादा कोई खास ध्यान नहीं देती और जब देखा कि टैक्सी वहां नहीं आ रही है तो मैं खुद ब खुद पैदल चलकर आगे की तरफ जाने लगी कि तभी जैसे ही रोड क्रॉस करके मैं टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ी, अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे जोरदार टक्कर दे मारी। वो पल कैसा था, इसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। दर्द भी हो रहा था, डर भी लग रहा था और एक पल में ही ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा अतीत आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम गया हो। बिना 2 सेकंड गवाए मैं धड़ाम से वापस जमीन पर जा नीचे गिरी, जिसकी वजह से मुझे बहुत तेज दर्द उठा। अचानक मेरी आंखें धुंधलाने लगीं, लेकिन जब आंखें बंद हो रही थीं, तो मैंने देखा कि लोगों की भीड़ मेरी तरफ एक एक करके आगे बढ़ रही थी और फिर बस अंधेरा छा गया। मुझे नहीं पता कि ये सब अचानक से क्या हुआ, कैसे हुआ और जब मैं बेहोश हो गई तो किसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन फिर अचानक मेरी आंखें धीरे धीरे खुली और मेरे सामने एक बड़ा ही खूबसूरत सा कमरा मुझे दिखाई दिया। तभी मेरी नजर अचानक मेरे बगल में बैठे हुए एक शख्स पर पड़ी। मैं उसे देखकर बहुत बुरी तरह से डर गई। कुछ सेकंड में ही मेरे दिमाग में एक साथ बहुत सारे ख्याल मेरे ऊपर टूट पड़े कि मेरे साथ जो घटना हुई है वो उन लोगों ने ही की है जिन्होंने मुझे धमकी दी थी, और ये जो इंसान बैठा हुआ है ये शायद उनमें से ही कोई एक है। इसी वजह से मैं उसे देखकर बुरी तरह से घबराने लगी और खुद को पीछे हटाने लगी। लेकिन ये क्या, मेरे पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। मुझे अचानक इस तरह से हड़बड़ाया हुआ देखकर वो आदमी मुझे शांत रहने के लिए कहने लगा। उसने मुझसे कहा कि आप मुझसे डरो नहीं और बिल्कुल फिक्र मत करो, आप इस वक्त एक सुरक्षित जगह पर हैं। मेरे चेहरे पर आई परेशानी को वो बहुत अच्छी तरह से समझ गया, इसलिए बिना मेरे पूछे ही उसने मुझसे कहा कि दरअसल आपका बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से आपके पैरों में फिलहाल गहरी चोटें आ गई हैं और आप कुछ दिनों तक चल फिर नहीं पाएंगी। डॉक्टर ने आपको पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा है। मैंने धीरे से अपनी जुबान खोली और बोली, तो क्या आप ही मुझे, मेरी बात इससे पहले कि पूरी होती वो आदमी कहने लगा, हाँ, आपको हॉस्पिटल में मैं ही लेकर गया था, लेकिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके रखना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैं आपको अपने घर लेकर आ गया। उसकी ये बात सुनकर मैं एक बार फिर से हैरान रह गई कि इस अनजान आदमी को भला ये कैसे पता कि मेरी जान खतरे में थी। ये कौन है? ये सोचते ही मैं एक बार फिर से डर गई। मुझे लगने लगा कि जरूर ये मुझसे झूठ बोल रहा है और अपनी पहचान मुझसे छुपा रहा है। मैं हैरत और डर के मारे सन्न रह गई थी और इससे पहले कि अपने लिए कुछ भी करती कि तभी अचानक कमरे में जो इंसान दाखिल हुआ उसे देखकर मेरी हैरानी 100 गुना ज्यादा हो गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेरा नाम रचना है। मेरी कहानी की दास्तान कुछ ऐसी है कि कभी कभी जब मैं अपने अतीत के पन्नों को खुद ही बैठकर पलटती हूँ तो रोना भी आता है और हंसी भी कि क्या भगवान किसी की किस्मत इस तरह से भी लिख सकता है। मैं जब तकरीबन 1 साल की थी तभी मेरी माँ का एक बीमारी से देहांत हो गया था। इसके बाद मेरी परवरिश मेरी दादी ने करनी शुरू की,
लेकिन माँ के मरने के कुछ महीनों बाद ही पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और वो मेरी देखभाल करने के नाम पर मेरे लिए सौतेली माँ ले आए। पहले तो दादी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वो खुद भी चाहती थी कि उनके बेटे को एक जीवन संगिनी और उनकी पोती को एक अच्छी माँ मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे मेरी सौतेली माँ का असली रंग उनके सामने आता गया, उन्हें इस बात पर बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो जो दूसरी औरत घर में लाई गई थी, वो ना सिर्फ मेरी जिम्मेदारियों से हाथ धोकर बैठी थी, बल्कि उसने मेरी दादी का जीना भी बहुत मुश्किल कर दिया था। वो आए दिन किसी न किसी बात पर दादी से झगड़ा करती रहती थी, जिस वजह से घर की सारी सुकून शांति पूरी तरह से तबाह हो गई थी। और पापा, वो तो ऐसे थे कि नई माँ से बहुत डरते थे। उनके सामने जुबान खोलने से भी अब उनके हाथ पैर कांपते थे, जबकि दादी उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाती थी कि तू तो इस औरत का गुलाम ही बन गया है। मेरी पहली बहू जो इतनी सीधी सादी और गुणवान थी, तूने कभी उसकी एक बात भी नहीं मानी और ना उसकी कदर की। और ये जो दूसरी औरत एक नंबर की चुड़ैल है, जो दिन भर कुत्ते की तरह भौंकती रहती है, मुंह चलाती रहती है और पूरे घर के माहौल में इतना जहर घोलकर रख दिया है, उसके आगे पीछे तू दुम हिलाता घूमता है। तेरी जुबान नहीं खुलती। वैसे तो तू बड़ा मर्द बना घूमता था, लेकिन अब इस नई औरत के आगे तेरी मर्दांगी कहाँ मर गई। इतनी सब कड़वी बातें सुनने के बावजूद भी पिताजी की कभी भी हिम्मत नहीं हुई जो वो नई माँ को एक बात भी समझा सकें, और अगर कभी कुछ कहते भी तो उनके आगे लगभग गिड़गिड़ा रहे होते कि वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें ताकि घर में शांति बनी रहे। लेकिन नई माँ को ये सब बर्दाश्त नहीं था। वो घर पर सिर्फ अपना हुक्म चलाना चाहती थी और इसीलिए वो दादी को भी दबा कर रखना चाहती थी, ताकि उन्हें ये गलत फहमी बिल्कुल भी ना हो कि इस घर में अब उनका राज कायम रह गया है। और इधर दूसरी तरफ मैं थी, रचना, जो इतनी छोटी और नासमझ थी, जिसे इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी अपनी सगी माँ तो कब की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, और ये जो औरत सामने उसे दिख रही है, ये उसकी सगी माँ नहीं है। और इसीलिए मैं कई बार अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलकर नई माँ के पास चली जाती और उन्हें मम्मी मम्मी कहकर पुकारती और उनकी गोद में चढ़ने की कोशिश करती, लेकिन वो हर बार मुझे धक्का दे देती, मुझे दुत्कार देती कि मैं उसे माँ कहकर ना पुकारूं। मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। छोटी सी उम्र में मुझे सगे और सौतेले इस सब के बारे में कुछ खास पता नहीं था, और इसीलिए हर बार धक्का मिलने के बावजूद भी मैं मुड़कर वापस उनके पास पहुंच जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, दादी ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि वो औरत मेरी असली माँ नहीं है, और इसीलिए मैं उससे किसी भी तरह के प्यार और नरमी की कोई उम्मीद ना रखूं। बचपन में मुझे जो भी प्यार मिला वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दादी की वजह से ही मिला, वरना सौतेली माँ के आते ही मेरा सब कुछ भी सौतेला हो गया था। कई बार मुझे ये समझ नहीं आता था कि भला इस सब में मेरी गलती क्या है, लेकिन फिर भी मैं चुप रहती थी और हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबी रहती थी। जब भी मुझे डांट पड़ती तो मैं दादी के आंचल में खुद को छुपा लेती। फिर कुछ समय के बाद मेरी छोटी बहन इस दुनिया में आ गई। मैं उसे देखकर बहुत खुश होती और हर वक्त उसके आसपास ही रहने की कोशिश करती, लेकिन मेरी सौतेली माँ जब भी मैं अपनी छोटी बहन के पास खेलने जाती तो मुझे वहां से भगा देती। मेरी दादी जब इस बात के लिए उन पर चिल्लाती कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो वो चिढ़कर कहती कि मैं इस मनहूस लड़की का साया अपनी बेटी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दूंगी। ये तो अभागिन है, पैदा होने के कुछ समय बाद ही अपनी माँ को खा गई। क्या पता इसका बुरा साया मेरी बेटी की जिंदगी पर भी कहीं ग्रहण ना लगा दे। दादी उनसे कहती कि तुम हमेशा जहर ही क्यों उगलती रहती हो, भला एक छोटी सी बच्ची का इस सब में क्या कसूर है। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में होती है, और फिर वो तो तुम्हारी बेटी को अपनी बहन मानकर ही उसके पास खेलने आती है। लेकिन ये सारी बातें मेरी सौतेली माँ को समझ नहीं आती थी, और वो मुझे हमेशा मेरी छोटी बहन से दूर रखने की कोशिश करती। और फिर कुछ समय के बाद वो वक्त आया जब मेरा उस घर में जो एकमात्र सहारा था वो भी छिन गया। वो थी मेरी दादी। उनका भी देहांत हो गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उनकी सांस एक एक करके कम हो रही थी
उन्हें अपने मरने के दुख से ज्यादा इस बात का दुख हो रहा था कि वो मुझे इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही हैं। वो लगातार रोते हुए बार बार मेरे बाप से कह रही थी कि कम से कम मेरे जाने के बाद तू अपना फर्ज निभाना और इस बच्ची के लिए थोड़ा प्यार अपने दिल में रखना, इस पर जुल्म मत होने देना। उस वक्त भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दादी ये सब क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, लेकिन बस वो शब्द हमेशा के लिए मेरे मन के किसी कोने में छप गए थे। और फिर दादी मुझे छोड़कर चली गईं और बस उनके जाते ही जैसे सौतेली माँ के तो पंख लग गए थे। वो किसी आजाद परिंदे की तरह खुशियां मना रही थी, जैसे कि सालों से किसी कैद में हो। दादी का मरना मेरे लिए बहुत ही दुख भरी बात थी, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उनके जाते ही मेरी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी। अब तो सौतेली माँ ने घर के सारे काम का बोझ मेरे कंधों पर ही डाल दिया था। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती थी कि मैं जो इतनी छोटी हूँ इन कामों को कैसे करूंगी, क्योंकि घर के काम तो कई बार मुझे समझ में ही नहीं आते थे। लेकिन सौतेली माँ को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कई बार किचन में खाना बनाते हुए मैं जल जाती थी, कट जाती थी, लेकिन वहां कोई नहीं था जो मेरे दुख दर्द से वास्ता रखता। हालांकि एक दो बार पापा ने सौतेली माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पापा को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। इसके बाद पापा ने दोबारा मेरे पक्ष में बोलने की हिम्मत ही नहीं की। वो बस चुप्पी सादे खाली आंखों से मुझे देखते रहते थे और मैं भी आंखों में आंसू भरकर मदद की उम्मीद लगाए पापा को देखती, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। इस सब के बीच मेरी छोटी बहन भी बड़ी हो रही थी। मैं कई बार सौतेली माँ से नजर बचाकर उसके साथ खेलती थी, उसे प्यार करती थी और वो भी अक्सर मेरे पास आने के लिए मचलती रहती थी। लेकिन सौतेली माँ कभी भी हम दोनों बहनों को आपस में ज्यादा समय नहीं बिताने देती थी। फिर जब वो समय आया जब मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई कि अब उसे स्कूल भेजा जाए, तो पापा ने इच्छा जाहिर की कि वो हम दोनों बहनों को भी स्कूल भेजेंगे। लेकिन इस बात पर भी सौतेली माँ ने घर में कलेश खड़ा कर दिया, जिस वजह से मैं सिर्फ घर की होकर रह गई और छोटी बहन स्कूल चली गई। इन सब चीजों को मोहल्ले वालों ने भी नोटिस किया था और लोग दबे मुंह ही सही, लेकिन मेरे माँ बाप को कड़वी कड़वी बातें सुना देते थे, जिनका थोड़ा बहुत असर पापा पर तो पड़ता था। लेकिन सौतेली माँ, वो तो बिल्कुल चिकना घड़ा थी। वो इतनी बेशरम थी कि उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं था। लेकिन जब एक दिन पापा के एक दोस्त घर आए और उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और तब उन्होंने पापा को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया और कहा कि कम से कम भगवान से तो डरो। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी इतनी बुरी जिंदगी जी रही है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। अरे कैसे बाप हो तुम, जो तुम्हारे होते हुए वो अनाथ की तरह जी रही है। शिक्षा का अधिकार तो हर किसी का होता है और तुम अपनी बेटी को वो भी नहीं दे सकते। उनके जाने के बाद पापा में इतना बदलाव हुआ कि उसी दिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर सौतेली माँ के सामने ये ऐलान किया कि वो मुझे भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। सच कहूँ तो वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी वाला था। सौतेली माँ ने पापा को दोबारा से दबाने की कोशिश की, लेकिन जब उस दिन पहली बार उन्होंने पापा को गुस्से में देखा तो अपनी जुबान बंद रखने में ही भलाई समझी और बस अगले दिन से ही मैं भी अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर उसके साथ स्कूल जाने लगी। स्कूल जाना क्या था, ऐसा था कि जैसे मैं आजाद हो गई हूँ। सब कुछ किसी सुनहरे सपने के जैसे नया था। नई किताबें, नई ड्रेस और नए दोस्त भी। जब तक मैं घर के अंदर सिर्फ काम करती रहती थी तब तक तो मेरी जिंदगी किसी नरक के जैसी थी। लेकिन जिस दिन से मुझे स्कूल जाने का मौका मिला, ऐसा लगा कि जैसे मैं एक नई रचना हूँ। मुझे अपने अंदर की काबिलियत के बारे में एहसास हुआ जब मेरी टीचर मेरी तारीफ करती, जब मैं अपना सारा होमवर्क समय पर निपटा देती, जब कभी स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती और मैं उसमें नंबर 1 आती तो सब लोग मेरे लिए ताली बजाते। मुझे प्राइज मिलता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते कि इस दुनिया में कोई तो है जो मेरी कदर समझता है। लेकिन जैसे ही मैं घर की दहलीज लांघकर अंदर जाती, मेरी दुनिया पूरी तरह से पलट जाती। मैं सिर्फ एक बेकार, मनहूस और बदतमीज लड़की ही बन जाती जिसकी कुछ भी नहीं आता था। सौतेली माँ की इन सब बातों ने मेरे दिमाग पर इतना बुरा असर डाला था कि मुझे सच में यही लगने लगा था कि मैं एक बेकार लड़की हूँ जिसमें कोई भी हुनर नहीं है,
लेकिन भला हो पापा के दोस्त का, जिन्होंने मुझे मेरी पहचान दिला दी थी। लेकिन स्कूल जाने का मतलब ये नहीं था कि घर की जिम्मेदारियों से मेरा पीछा छूट गया था। सौतेली माँ ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं आगे भी स्कूल जाती रहना चाहती हूँ तो मुझे घर का सारा काम चुपचाप करना होगा। अब मैं हरगिज भी स्कूल जाना नहीं छोड़ सकती थी और इसीलिए मैं चुपचाप उनके बताए हुए सारे काम करती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और हम दोनों बहनें बड़ी होती गईं। सौतेली माँ मेरी छोटी बहन को मेरे खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, लेकिन मेरी बहन उनकी सारी बातें एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। उस घर में अगर कोई मुझसे सच में प्यार करता था तो वो सिर्फ मेरी बहन सीमा ही थी। जब हम दोनों बहनों ने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो हमारे अंदर नए नए शौक पैदा होने लगे, जैसे मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, तरह तरह की हेयर स्टाइल्स बनाना। सौतेली माँ के पास ना तो पैसे की कमी थी और ना सुविधाओं की, इसलिए छोटी बहन को तो मेकअप करने और नए कपड़े खरीदने का मौका मिल जाता था, लेकिन मैं अपनी इन सारी ख्वाहिशों को दबाकर ही रह जाती थी। पर मेरी छोटी बहन को ये सब बातें समझ आती थी, इसलिए वो कई बार छुपकर मुझे मेकअप का सामान पकड़ा देती थी। और जब कभी हम अपनी किसी सहेली की जन्मदिन की पार्टी में जाते, जहां जाने के लिए अक्सर मेरी सौतेली माँ मुझे तो मना कर देती थी, पर छोटी बहन की जिद करने पर कि वो उधर से अकेले कैसे आएगी, उसे रात को बहुत रात हो जाएगी, अकेले आने में डर लगता है, ऐसे तरह तरह के बहानों की वजह से सौतेली माँ मजबूरन मुझे भी बॉडीगार्ड के तौर पर ही सही लेकिन उसके साथ जाने की इजाजत दे देती थी। और मेरी बहन अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस अपने बैग में डालकर मेरे लिए लेकर जाती थी और जब मैं वहां हमारी सहेली के घर पहुंचती तो वो ड्रेस चेंज कर लेती थी। इतनी छोटी छोटी खुशियां भी मुझे बहुत बड़ी लगती थी, जो सिर्फ मेरी बहन की वजह से ही मुझे नसीब हो पाती थी। इसी बीच मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे सिलाई करने का शौक भी है, लेकिन मुझे सिलाई तो आती ही नहीं थी। लेकिन मेरे पड़ोस में सरिता आंटी रहती थी, वो अपने घर में ही टेलर की दुकान चलाती थी, इसीलिए एक दिन मैंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की, पर मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं जो मैं उन्हें फीस दे सकूं। उन्होंने प्यार से एक माँ की तरह मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी तुम एक बिन माँ की बच्ची हो और तुम्हें अगर मैं कोई हुनर सिखा दूंगी तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी। और फिर अगर तुमने सिलाई अच्छे से सीख ली तो तुम मेरी दुकान पर ही काम करने लगोगी, इससे मुझे भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हें भी रोजगार। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं अपने दम पर भी पैसे कमा सकती हूँ। सरिता आंटी का इतना प्यार देखकर मैं मन में सोचने लगी कि एक मेरे सगे घर वाले हैं जिन्हें मेरे लिए जरा से भी हमदर्दी नहीं है, और एक बाहर वाले जिनसे मेरा खून का कोई रिश्ता भी नहीं, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कितनी हमदर्दी है। अगर खून के रिश्ते ही रिश्ते होते हैं तो ऐसे रिश्ते तो बेकार ही हैं, जिनके दिल में आपके लिए जरा सी भी जगह ना हो। मेरी जिंदगी एक ऐसा उदाहरण थी जिसमें कभी भी मेरे अपने मेरे काम नहीं आए, सिवाय मेरी छोटी बहन को छोड़कर। मेरी जिंदगी के सबसे जरूरी फैसले जिन्होंने मुझे पहचान दी, वो हमेशा किसी न किसी अनजान इंसान की वजह से ही हो पाए। मैं सरिता आंटी के पास सिलाई सीखने जा रही हूँ, ये बात मैंने सीमा को बता दी और उसने भी घर में झूठ बोल दिया कि मेरी क्लास के बच्चों को 2 घंटे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है, इसलिए मैं 2 घंटे लेट से आऊंगी। क्योंकि सीमा ने ये बात कही थी तो इसीलिए सौतेली माँ ने बिना कोई शक किए यकीन कर लिया और इस तरह से लगभग 2 महीने तक हमारा ये झूठ चलता रहा। मुझे क्योंकि सिलाई का शौक था, इस वजह से मैं बहुत जल्दी ही सारी चीजें सीख गई, जिसे देखकर सरिता आंटी मेरी तारीफ करती नहीं थकती थी। लेकिन एक दिन मेरी चोरी पकड़ी गई। सौतेली माँ ने मुझे सरिता आंटी के पास सिलाई सीखते हुए देख लिया और बस उन्होंने तुरंत ही मुझे बालों से पकड़कर इतना मारा कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सरिता आंटी ने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की तो सौतेली माँ ने उन्हें भी बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई कि वो मुझे बिगाड़ रही हैं, मुझे बदचलनी के रास्ते पर धकेल रही हैं। आज मैं झूठ बोलकर उनके पास यहाँ दुकान में बैठी हूँ, कल लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होंगी और एक दिन तो घर से ही भाग जाऊंगी। ये सब सुनकर मैं और सरिता आंटी दोनों ही हैरान रह गए। वो गुस्से में आकर कहने लगी, तुम्हारे जैसी डायन औरत के मुंह लगना ही बेकार है।
तुझे शर्म नहीं आती अपनी लड़की के लिए ऐसी बकवास बातें करते हुए? अरे तुम तो ये सब कहकर खुद ही उसे बदनाम कर रही हो, लेकिन देख लेना, तुम जो जुल्म आज इस बिन माँ की बच्ची पर कर रही हो ना, इसकी सजा भी तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगी। सौतेली माँ ने सरिता आंटी का हाथ झटक कर कहा, बड़ी आई, मुझे सही और गलत का पाठ सिखाने वाली, पहले खुद का घर संभाल, बाद में मुझे बताना। ये कहते हुए वो मुझे घसीट कर घर के अंदर ले गई और फिर उन्होंने फिर से मुझे पीटना शुरू कर दिया। जैसे तैसे सीमा ने मुझे उनसे बचाया, और जब सौतेली माँ को ये पता चला कि सीमा को भी पहले से ही ये बात पता थी कि मैं सरिता आंटी के पास सिलाई सीखने जाती थी, तब तो उनकी आंखों में आग के अंगारे ही जलने लगे। उन्होंने इस बात का इल्जाम भी मुझ पर ही डाल दिया कि मैं ही उनकी बेटी को बरगलाकर झूठ बोलना सिखा रही हूँ। शाम को जब पापा आए तो सौतेली माँ ने बढ़ा चढ़ाकर मेरे बारे में न जाने क्या क्या बातें की और पापा के कान भर दिए कि देखना, एक दिन मैं उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी और जरूर किसी न किसी लड़के के साथ मुंह काला करके भाग जाऊंगी। ये सुनते ही पापा का भी गुस्सा बहुत तेज बढ़ गया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो पहले से ही मेरे खिलाफ भर दिए गए थे, इसलिए उन्हें अब मेरी हर बात झूठ ही लगने लगी थी। और फिर वो दिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। पापा ने फैसला किया कि अब मैं आज के बाद कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं वहाँ सिर्फ सिलाई सीखने गई थी और कुछ भी नहीं, लेकिन पापा ने सौतेली माँ की बातों पर ही विश्वास किया कि मैं सिलाई के नाम पर वहाँ तरह तरह के लड़कों से मिल रही थी और उनके साथ होटल में जाकर भी बैठती थी। इस सब के बाद मैं बस घर के अंदर ही बंद होकर रह गई। सौतेली माँ यही तो चाहती थी, क्योंकि मेरे स्कूल चले जाने के बाद सारे घर का काम उसके ही कंधों पर पड़ता था और वो गली मोहल्ले में जाकर अपनी पंचायत नहीं कर पाती थी। लेकिन अब वो आराम से खूब घूमती फिरती थी और मैं घर में काम करती थी। सीमा ने भी जब मेरा साथ देने के लिए स्कूल छोड़ देने की बात कही तो पापा ने उसे बहुत डांटा और मैंने भी उसे समझाया कि मेरी वजह से तुम अपना भविष्य खराब ना करो। मेरी जिंदगी तो जो है सो है, लेकिन कम से कम तुम तो पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। मेरे कहने पर उसने वापस से स्कूल जाना शुरू कर दिया। इस बीच मैंने एक दो बार पापा को समझाने की कोशिश की कि कम से कम वो मुझे अब नहीं तो 12वीं क्लास तो पूरी कर लेने दें, लेकिन पापा की तो आंखों पर जैसे सौतेली माँ के हाथों बांधी गई पट्टी बंधी थी। उन्हें तो ना कुछ दिखाई देता था और न सुनाई। इस सब की वजह से धीरे धीरे मुझे उन दोनों से नफरत सी होने लगी थी। मेरा दिल करता था कि मैं सच में इस घर को छोड़कर कहीं भाग जाऊं, लेकिन भला मैं कहाँ जाती, क्योंकि बाहर की दुनिया भी हजारों लाखों भेड़ियों से भरी पड़ी थी। वहां भी कोई ऐसा नहीं था जो मेरे दुख को समझता, मेरा साथ देता। इसलिए चुपचाप मैंने जहर का घूंट पीकर घर में ही अपनी दुनिया देख ली। धीरे धीरे समय बीता और हम दोनों बहनें इतनी बड़ी हो गईं कि अब रिश्तेदारों में हमारी शादी करने की बातें होने लगी। हालांकि मैं बड़ी थी तो मेरी शादी पहले होनी चाहिए थी। इसीलिए पापा ने एक दो बार जब सौतेली माँ से मेरे लिए लड़का देखने का जिक्र किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 2 लड़कियों की शादी कर सकें। इसलिए चुपचाप सीमा के लिए एक अच्छे घर का लड़का देखो। मेरा बाप हमेशा की तरह खामोश हो गया और उसने वही किया जो उसे बोला गया था। मैं जो अब तक ये सोच रही थी कि शायद शादी हो जाने के बाद इस दर्द भरी जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मेरा अपना पति होगा, अपना घर होगा, वो सपना भी सौतेली माँ ने तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में सिर्फ पैसों की कमी की वजह से सौतेली माँ मेरी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसका जवाब मुझे अगले दिन ही मिल गया जब वो अपनी बहन से खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी और अपनी चालबाजी पर बहुत गर्व करते हुए बता रही थी कि मैंने किस तरह से इस अनाथ की शादी रुकवा दी। सौतेली माँ कहने लगी, अरे इस मनहूस की शादी हो गई तो मेरे घर का काम कौन करेगा? इसे तो मैं पूरी जिंदगी इसी घर में बिठाकर रखूंगी। फ्री की नौकरानी को भला कौन अपने हाथ से जाने देगा? ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये औरत नीचता की हद को भी पार कर जाएगी, लेकिन भला मैं इसमें क्या कर सकती थी? अपने बाप को भी सच बताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से ही मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो चुका था।
इसके बाद सीमा को देखने के लिए लड़के वाले आने लगे, लेकिन हर बार उन्हें इस बात की भनक होती कि सीमा की एक बड़ी बहन भी है, और वो लोग कहकर मुझे सामने बुलवाते। क्योंकि मैं सीमा से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए वो मुझे ही पसंद करते। इस वजह से सौतेली माँ के मन में मेरे खिलाफ नफरत बढ़ती चली गई। जब भी लड़के वाले मुझे पसंद करके जाते तो सौतेली माँ मुझ पर बेल्ट डंडों की बरसात करती, और मेरा बाप एक गूंगा बहरा पुतला बनकर चुपचाप देखता रहता। अगर इस घर में कोई मुझे बचाने वाला था तो वो सिर्फ सीमा ही थी। वो कई बार कहती कि माँ, इस सब में दीदी की क्या गलती है? नियम तो यही कहता है ना कि छोटी बहन से पहले बड़ी बहन की शादी होनी चाहिए, लेकिन आप इतनी बेशरम हैं कि आपको किसी की परवाह ही नहीं। सीमा ने जब मेरा साथ दिया तो सौतेली माँ ने उसके भी गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। बेचारी सीमा मेरी वजह से मार खाती थी। और फिर वो दिन आया जब मुझ पर जुल्म की सारी हदें पार हो गईं। एक दिन फिर से लड़के वाले आए, और जब उन्होंने मुझे ही पसंद किया तो मैं अंदर ही अंदर कांप गई और डर कर किचन में पूड़ियां सेकने लगी, ये सोचकर कि अभी बस मेरी सौतेली माँ आती ही होगी मुझे पीटने के लिए। और तभी वो सच में आ गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमाया और बोली, तुझे तो बड़ी खुशी होती होगी ना कि हर कोई तेरी खूबसूरती का कायल हुआ बैठा है। कोई भी मेरी बेटी को पसंद नहीं करता, बस सबको तू ही नजर आ रही है। लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि मुझे कुछ भी समझ में आता, अचानक से सौतेली माँ ने कढ़ाई का खौलता हुआ तेल चमचे में लिया और मेरे ऊपर उड़ेल दिया। लेकिन तभी मैं भी शायद समझ गई थी, इसीलिए दूसरी तरफ झुक गई, जिस वजह से मेरा आधा चेहरा गर्दन के पास ही झुलस पाया। मैं दर्द से तड़पने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। मेरा बाप और सीमा दौड़ते हुए किचन में आए तो मेरी हालत देखकर बेहाल हो गए। उस दिन मेरा बाप सौतेली माँ पर चिल्लाने लगा कि तुमने तो जुल्म करने की सारी हदें ही पार कर दी। लेकिन उस औरत को अपने किए पर 1% भी पछतावा नहीं था। वो लोग तुरंत ही मुझे लेकर अस्पताल गए। वहां पर थोड़ी बहुत मेरी मरहम पट्टी हुई, कुछ दवा दी गई, लेकिन अब जो जलने के निशान मेरे चेहरे पर पड़ गए थे, उनका मिटना तो अब समय पर निर्भर करता था। मुझे लगा था कि शायद मेरा इलाज लंबे समय तक जारी रहेगा तो मेरा चेहरा फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन उस औरत ने मेरा इलाज ही बंद करवा दिया। मैं हर रोज जब भी सुबह उठकर अपना चेहरा देखती तो आंखें आंसुओं से भर जाती और खुद से नफरत होती। अब मैं भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि वो मेरी जान ले ले, क्योंकि अब मुझमें इतना सब कुछ सहने की क्षमता नहीं बची है। लेकिन शायद जैसे मेरे बाप की तरह भगवान भी बहरे हो गए थे, उन्हें मेरी पुकार सुना ही नहीं देती थी। मैं तो हर रोज घुट घुट कर जी रही थी। किसी भी इंसान का चेहरा उसकी पहचान होता है, उसका आत्मविश्वास होता है। अगर आपका चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो आपका आत्मविश्वास भी चकनाचूर हो जाता है, और मेरे साथ भी अब वही हुआ था। मैं धीरे धीरे तनाव का शिकार होने लगी थी। मेरी बहन भी मेरी ये हालत देखकर हर वक्त परेशान रहती थी। वो कई बार सौतेली माँ से इस बात पर झगड़ा करती कि वो मेरा इलाज क्यों नहीं करवा रही, लेकिन उस औरत के कान पर तो जूं ही नहीं रेंगती थी। मेरे बाप ने भी 1-2 बार उस औरत को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी बेकार चली गई। एक दिन मेरी सहेली को जब मेरी हालत के बारे में पता चला तो वो भी मुझसे मिलने के लिए आई, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने उसे मुझसे मिलने ही नहीं दिया और घर से भगा दिया। उस दिन मेरा गुस्सा अपनी हद पार कर चुका था। मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि अब मैं ऐसे नरकीय घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी। अपने लिए कुछ करूंगी। इस घर में रहकर भी कौन सा मैं सुरक्षित हूँ, और जब मेरा अपना बाप ही मेरे बारे में नहीं सोच रहा तो फिर मैं उसकी इज्जत के बारे में क्यों कुछ सोचूं। बस अगर मुझे बुरा लग रहा था तो सिर्फ अपनी बहन से अलग होने का, लेकिन मैं अब मजबूर थी, क्योंकि मेरी वजह से कई बार उसे भी मार पिटाई खानी पड़ती थी। मैं उसी रात अपने कुछ कपड़े एक बैग में डाले और आधी रात को जब सब लोग सो गए तो मैं चुपचाप घर से निकलने ही लगी थी कि तभी अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे मेरा गला सूखने लगा था और मैं जैसे ही पलट कर देखी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बहन सीमा ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। वो भी हैरान थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही उसने मेरी आंखों में झांक कर देखा, वो बिना कुछ कहे ही समझ गई और मेरे गले लगकर कहने लगी, दीदी आप बिल्कुल सही कर रही हैं। इस घर को छोड़कर आप चली जाइए। अगर आप इस घर में रहेंगी
तो मेरी माँ आपको जीने नहीं देगी। उसने मेरे चेहरे को हाथ लगाते हुए कहा, देखिए मेरी चुड़ैल माँ ने आपका क्या हाल कर दिया है, और वो इतनी जालिम है कि आपका इलाज भी नहीं करवाने दे रही। देख लेना, एक दिन मेरी माँ को उसके किए की सजा भगवान जरूर देगा। मैंने सीमा को गले लगाकर कहा कि मैं यहाँ से जाना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। सीमा ने कहा, मुझे आपसे अलग होने का दुख तो बहुत होगा, लेकिन इस घर में आप पर जो जुल्म हो रहा है वो भी मुझसे देखा नहीं जा रहा। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाएं। फिर वो कहने लगी कि 1 मिनट, और फिर वो अपने कमरे में गई। और अचानक थोड़ी देर बाद जब लौटी तो उसने मेरे हाथ में एक पोटली रखी। मैं हैरानी से उस पोटली को देखने लगी कि इसमें भला क्या है, और जैसे ही उसे खोला तो उसमें कुछ सोने के गहने थे। मैं इनकार कर रही थी कि मैं ये लेकर नहीं जा सकती। सीमा कहने लगी कि नहीं दीदी, ये गहने बुरे वक्त में आपके काम आएंगे। कम से कम इनकी मदद से आप कुछ समय तक तो बाहर आराम से रह सकेंगी और अपना इलाज भी करवा सकेंगी। इसीलिए आप ये लेकर चली जाइए। मैंने कहा, अगर मैं ये लेकर गई तो तुम्हारी माँ मुझ पर और भी बुरे बुरे इल्जाम लगाएगी। सीमा ने कहा, तो इसमें कौन सी नई बात है, अब तक आपने कुछ नहीं किया, तब भी उन्होंने आप पर कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए। तो आज अपनी जरूरत के लिए ये करने से पीछे मत हटिए और इन्हें अपने साथ लेकर जाइए। उसकी बात मुझे ठीक लगी और फिर मैंने उन गहनों को रख लिया। सीमा को आखिरी बार गले लगाकर और उसे कहकर कि वो हमेशा अपना ख्याल रखे, मैं उस घर से चली गई। रात के घने अंधेरे में एक अकेली जवान लड़की जिसका कोई सहारा नहीं है, जो अंदर से पूरी तरह से टूटी हुई है। सोचिए वो खुद को कितना कमजोर महसूस करती होगी। उस वक्त मेरी भी यही हालत थी। मैंने दुपट्टे से अपने चेहरे को बहुत अच्छे से ढक लिया और एक बस में बैठ गई। काफी सारे लोग ऐसे थे जो मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को उनके सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिखाया। कुछ घंटे के बाद बस जब पूरी तरह से भर गई तो वो अपने रास्ते पर निकल पड़ी। किस रास्ते पर, ये तो मुझे भी नहीं पता था। जब सुबह हुई तो मैं एक अनजान जगह पर उतर गई। सबसे पहले मैंने वहां एक खाना खाया और एक कमरा किराए पर लिया, और उसी दिन मैं काम की तलाश में निकल गई। लेकिन कहीं मेरे जले हुए चेहरे की वजह से तो कहीं मेरी कम पढ़ाई की वजह से कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं था। कई दिन मैंने इसी तरह से काम की तलाश में भटक कर गुजारे, पर मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे मन में कई बार ख्याल आया कि मैं अपनी जान ही ले लूं, लेकिन वो करने की भी मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक दिन जब मैं इसी तरह काम ढूंढकर और निराश होकर अपने कमरे पर वापस लौट रही थी तो मैंने एक छोटी बच्ची को रस्सी पर चलते हुए कुछ करतब दिखाते हुए देखा। वो अपनी जान हथेली पर रखकर तमाशा दिखा रही थी, और इसी वक्त मेरे दिमाग में विचार आया कि ये भी तो उसका हुनर है। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे मेरी शिक्षा छीन ली है, लेकिन वो मेरा हुनर मुझसे नहीं छीन पाई। अगले ही दिन मैंने एक और गहना बेचा और उससे एक सिलाई मशीन खरीदी। कुछ पैम्पलेट छपवाए जिन्हें मैंने जगह जगह जाकर खुद से बांटा और चिपकाया, और बाजार के टेलरों से कुछ काम करके लोगों के कपड़ों को सिलना शुरू किया। शुरू में तो बहुत कम ग्राहक आए, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई और लोगों को मेरे सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आने लगे। इसी बीच मैंने एक महंगे हॉस्पिटल में जाकर पता किया कि अगर मैं अपने चेहरे की सर्जरी कराऊं तो उसमें कितना खर्चा आएगा, लेकिन उस खर्च को सुनकर तो मेरी सांसें ही अटक गईं, क्योंकि वो लाखों में था और फिलहाल तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मुझे किसी भी तरह से इतने पैसे जुटाकर अपना इलाज कराना ही था। लेकिन अगर मैं इसी तरह से सिर्फ लोगों के कपड़े सिलने का काम करती रही तो न जाने कितने साल मुझे लाखों रुपए इकट्ठा करने में लग जाते। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उस दिन मैं इसी सोच में डूबी हुई हैरान परेशान बैठी हुई थी कि तभी एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे अपने मोबाइल में एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि क्या आप मुझे इस तरह की ड्रेस सिलकर दे सकती हैं। मैंने उस ड्रेस को अच्छे से देखा और हाँ बोल दिया। वो बहुत खुश हो गई। इससे पहले कि मैं उसे दाम बताती, उसने खुद ही कहा कि मैं आपको इस ड्रेस को सिलने के पूरे 5,000 दूंगी। 5,000 रुपए सुनकर तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने उससे कहा कि लेकिन तुम इस ड्रेस के लिए मुझे इतने पैसे क्यों दे रही हो? तो वो कहने लगी कि ये ड्रेस एक बहुत बड़े डिजाइनर की डिजाइन की हुई है जो लाखों में बिक रही है, लेकिन अगर आप ये ड्रेस मुझे सिलकर दे देती हैं तो 5,000 रुपए तो आपके बनते ही हैं। वो बेचारी बहुत भोली थी।
और इसीलिए उसने खुद से ही मुझे अच्छे पैसे दिए। मैंने भी उसकी ड्रेस बहुत खूबसूरत तैयार करके दी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। और फिर तो उसकी कई सहेलियों ने भी मुझसे अलग अलग तरह के डिजाइन के कपड़े सिलवाए। अब तो मेरे पास इसी तरह के डिजाइनर कपड़ों की डिमांड्स आने लगी, जिनके लिए मुझे भारी कीमत दी जाती। ये सब देखकर मेरे दिमाग में विचार आया कि अगर इसी तरह से मैं मोबाइल पर महंगे कपड़ों को सस्ते दामों पर सिलकर लोगों को उपलब्ध कराऊं, तो कुछ ही समय में मेरे पास अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और बस उसी दिन मैंने अपना खुद का बुटीक खोलने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे मेरा काम चल निकला। मैं दिन रात एक से एक डिजाइन के कपड़े बनाकर तैयार करती, जिन्हें लड़कियां हाथों हाथ महंगे दामों पर खरीद लेती। इस पैसे की वजह से मैंने एक बहुत अच्छा बुटीक खोला और एक फ्लैट किराए पर ले लिया। इस बीच मेरा एक दो बार मन किया कि मैं अपनी बहन सीमा से मिलकर आऊं, लेकिन मैं चाहती थी कि जब मैं अपना चेहरा ठीक करा लूं, उसके बाद ही अपनी बहन से मिलने जाऊं। बस यही सोचकर हमेशा अपने कदम रोक लेती, क्योंकि अब भगवान की कृपा से मेरी बहुत अच्छी कमाई होने लगी थी। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं हर महीने किसी न किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को कपड़े, खिलौने, बैग, जूते, जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो उन्हें दूंगी। और फिर मैंने ये सिलसिला बांध लिया। मैं किसी न किसी अनाथ